नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। देश की राष्ट्रपति ने बंगाल पर आज एक बहुत बड़ी बात कह दी। पिछले कई सालों के पन्नों को आप पलटिए तो राष्ट्रपति ने इतना तीखा बयान किसी भी राज्य सरकार के बारे में नहीं दिया। राष्ट्रपति ने इतनी तीखी टिप्पणी किसी भी पॉलिटिकल इशू पर या किसी सोशल इशू पर भी नहीं की है। राष्ट्रपति ने बंगाल के बारे में साफ साफ कहा, सीधा सीधा कहा कि अब बहुत हुआ, इनफ इज इनफ, अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बंगाल में आज रात क्या कुछ होने वाला है या अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। कोलकाता और दिल्ली में चर्चा बहुत गर्म है। प्रेसिडेंट्स रूल लगाने के कयास लग रहे हैं, राष्ट्रपति शासन। तो क्या वाकई कोई फैसला हो चुका है? क्या सिर्फ कोई बस दस्तखत होना बाकी है, या सरकार प्रेसिडेंट्स रूल लगाने के बारे में सोच ही नहीं रही है? ये चर्चा ही बेमानी है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक, बैरकपुर से लेकर नंदीग्राम तक, सिलीगुड़ी से लेकर मालदा तक, कूच बिहार से लेकर उत्तर 24 परगना तक आज जो तस्वीरें आईं वो डराने वाली हैं। ममता बनर्जी ने आज जो बयान दिया वो सीधे सीधे धमकाने वाला है। अब बंगाल में आगे क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है, सब आपको बताते हैं। जो बंगाल में प्रदर्शन करेगा, क्या वो गोली खाएगा? जो दीदी की पुलिस को चैलेंज करेगा, क्या उसके ऊपर बम फेंकवाया जाएगा? गोलियां चलना शुरू होता है एकदम फ्रंट पे मेरे आकर के तीन गोलियां मेरे जो है एकदम फ्रंट कांच के पास आके चलाया है। गोली भी मारी गई, उन पर बम भी चलाया गया। बंगाल बम से धुआं धुआं हो गया। बम चलाने का ऑर्डर किसने दिया? आबिद खान, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद नसीम, वसीमुद्दीन अंसारी, टीपू, पक्का, अंडा। गोली चलाने वाले इन अराजक तत्वों को स्पॉट पर कौन लेकर आया? किसके कहने पर इन्होंने रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाया? बंगाल पुलिस की मौजूदगी में बीच बाजार ये गोलीकांड कैसे हो गया? इस गाड़ी के अंदर प्रियांगु पांडे बैठे हुए थे जिस वक्त उनके ऊपर हमला हुआ। देखिए, खून के तमाम ब्लड स्टेन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात, जो फायरिंग हुई है इनके ऊपर, शीशे में आपको बुलेट्स आपको दिखाई दे रहा होगा। वो देखिए, चुन्नी के पास एक बुलेट अभी भी इस गाड़ी में शीशे में फंसा हुआ है। और ये 3 बुलेट के स्पॉट हैं। ये देखिए, 1, 2 और वो तीसरा सामने जो आप देख रहे हैं, वहां पर बुलेट, जो गोली है वो अभी भी वहां पर फंसी हुई है। जो बंगाल की बेटी के लिए आवाज उठाएगा, बंगाल सरकार से सवाल पूछेगा, क्या वो इसी तरह से घसीटा जाएगा? जो बंगाल बंद की कॉल देगा, इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करेगा, क्या दीदी की पुलिस ऐसे ही उन पर लाठियां बरसाएगी? घसीट कर, बल प्रयोग कर, धमकी दे देकर, क्या ऐसे ही दीदी की पुलिस बंगाल के गुस्से को शांत करेगी? बंगाल में एक महिला का रेप और मर्डर हुआ। इंसाफ के लिए बंगाल की महिलाएं भी सड़कों पर उतरी, लेकिन दीदी की पुलिस ने उन महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। जो दिखा, जहां दिखा, दीदी की पुलिस ने सबको घसीटना शुरू कर दिया, रोकना शुरू कर दिया। प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार को बीच सड़क पर तार-तार कर दिया। देखा जा रहा है पुलिस की तरफ से यहाँ पर बैरिकेड भी किया गया है। सामने भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। भाजपा के तमाम नेता यहाँ पर प्रोटेस्ट पे पहुंच चुकी है। और वीआईपी रोड में इसी के लिए अभी जैसे कि देखा जा रहा है, लगातार यहाँ पर गाड़ियां रुक गई है। जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो रुक गई है। पुलिस प्रशासन जैसे मौजूद है। और दाहिना तरफ सुकांतो मजूमदार वो आगे चलती हुई नजर आ रही है। ये रास्ता सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ देर के लिए जो गाड़ी चलती है वो गाड़ी तो अभी फिलहाल बंद हो गया है। और जब इतने से मन नहीं भरा तो दीदी की पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को लाठी डंडे पकड़ाकर बीजेपी के प्रदर्शनकारियों से भिड़ा दिया। 24 घंटे पहले बंगाल के छात्रों पर पुलिस की बर्बरता के खिलाफ बीजेपी ने 12 घंटे बंगाल बंद का जो ऐलान किया था, उसका असर हर जगह दिखा, हर लोकेशन पर दिखा। नॉर्थ परगना में रेल रोक दी गई। हुगली में बीच पटरी पर पुलिस और पब्लिक की सीधी टक्कर हो गई। पुलिसिया कार्रवाई से भड़के लोग सड़कों पर थे। दीदी की पुलिस से 2-2 हाथ करते दिखे। मालदा में बीजेपी के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए दीदी की पुलिस भी आई।
अपने साथ टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भी लाई और इस तरह बंगाल में शुरू हो गई पॉलिटिकल लड़ाई। कोई अपना स्लोगान बदला ना बदल चाहे, कोई अपना स्लोगान लज्जा महिला ये तो करना पड़ेगा क्योंकि दीदी का आदेश आया है, नहीं तो हमारा नौकरी जाएगा। विचार चाहिए, तिलोत्तमा का विचार चाहिए। जब तक ये विचार नहीं देंगे तब तक हम लोग रास्ते के ऊपर खड़े होंगे। जनता हमारा साथ जुड़ गया है, तो ममता बनर्जी अब सोच लीजिए आपका कि आपका अभी अंत होने वाला है। पुलिस हम लोगों को रोक नहीं पाएंगे। हमारा आंदोलन और बंद असफल हुआ। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने दीदी की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट को लीड किया, तो बंगाल की पुलिस ने वहां भी जमकर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। मगर सबसे शॉकिंग तस्वीर उत्तर 24 परगना जिले के भाटपारा से आई, जहां प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे बीजेपी के नेता प्रियांगु पांडे पर पुलिस की मौजूदगी में गोलियों और बम से हमला किया गया। आरोपों के मुताबिक हमला करने वाले टीएमसी के कार्यकर्ता थे, जिनके निशाने पर बीजेपी के नेता थे। सोशल मीडिया पर टीएमसी समर्थकों ने यह थ्योरी घुमाई कि हमला गोली से नहीं गुलेल से हुआ है। बीजेपी बढ़ा चढ़ाकर मामले को तूल दे रही है, लेकिन जिस गाड़ी पर गोलियों से हमला हुआ, फायरिंग हुई, उसकी तस्वीरें तो कोई और ही कहानी बयां कर रही हैं। प्रियांगु पांडे की गाड़ी पर बम और गोलियों से हमला हुआ है। ये वो स्कॉर्पियो है जिससे आप देखिए प्रियांगु पांडे जा रहे थे। सामने के शीशे पे आप देख रहे होंगे बम से हमला हुआ और उसके बाद शीशे पे ही 3 बुलेट्स के निशान हैं। आप देखिए ये पहला बुलेट का निशान है, 1, 2, 3 जो फायरिंग लगातार हुई है, जिसमें ड्राइवर घायल हुआ है। वो ये जो बुलेट लगी है वो उसके सर के पास छूते हुए बुलेट निकली है। उसमें जो प्रियांगु पांडे का जो ड्राइवर था वो तुरंत घायल हो गया और उसके बाद ताबड़तोड़ इस पर बम से हमला हुआ है। शीशे की आप हालत देख रहे हैं, बुलेट्स के साफ तौर पर निशान दिखाई दिया जा रहा है कि किस तरीके से प्रियांगु पांडे पर हमला किया गया। प्रियांगु पांडे का आरोप है कि इस हमला करने वालों में रोहिंग्या बांग्लादेशी जो है वो तमाम लोग शामिल हैं। ये जो गोली है बुलेट, ये देखिए ये सीधे यहाँ से जो है ये इसमें फंसी हुई है बुलेट। ये देखिए आप बुलेट, ये जो शीशे के पास जो बुलेट लगी हुई है ये अभी भी यहाँ पर फंसी हुई है। यहाँ पर जहाँ पर गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है, बुलेट आपको साफ दिखाई दे रही होगी कि ये बुलेट अभी भी इसमें फंसी हुई है। 1, 2, 3 स्पॉट हैं इस शीशे पे जो बुलेट्स के निशान साफ तौर पे दिखाई देते हैं कि किस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और उस फायरिंग में प्रियांगु पांडे को जान से मारने की कोशिश की गई थी। हालांकि प्रियांगु पांडे इस पूरी घटना में बच गए, लेकिन प्रियांगु पांडे का कहना है कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने बाकायदा फिल्मी स्टाइल में गाड़ी के सामने एक व्हील लगा के और उसके बाद अचानक से 20-25 लोगों ने हमला किया। पहले बम मारे 6-7 और उसके बाद फायरिंग करनी शुरू कर दी। बीजेपी नेता प्रियांगु पांडे पर जिस जगह हमला हुआ, ठीक उसी जगह पर बम के खाली खोल भी बरामद हुए हैं। तो क्या यह सब कुछ पहले से तय था? कौन बम चलाएगा, कौन रिवॉल्वर से फायरिंग करेगा और क्या इन हमलावरों को बीजेपी के नेताओं के रूट की जानकारी पहले ही दे दी गई थी? सवाल कई हैं, जवाब नहीं है। हमले का सीधा आरोप टीएमसी पर है, टीएमसी की लीडरशिप पर है। सुबह 8:15 में मैं अपने निवास स्थल भाटपाड़ा से बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह जी के ऑफिस की ओर आ रहा था। यहाँ से ही 8:30 बजे बंद के समर्थन में एक हमारी रैली निकलनी थी। हम अपनी 4 गाड़ियों को लेकर आ रहे थे। घर से निकले 3 मिनट मात्र हुआ होगा, एंग्लो इंडिया जूट मिल क्रॉस करके एंग्लो इंडिया स्टाफ क्वार्टर के पास पहुंचा हूँ। ठीक उसी समय लोकल म्यूनिसिपैलिटी भाटपाड़ा नगर पालिका की एक जेटिंग मशीन आकर के रास्ते को घेर देती है। गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती, गाड़ी हमारी रुक जाती है। ठीक उसी समय लाइन बाउंड्री से 50 से 60 लोग निकलते हैं और लगातार बम चलाना शुरू करते हैं। पूरा धुआं हो जाता है, कुछ भी दिखता नहीं है। एक गाड़ी पे मेरा फ्रंट में जो बम गिरा था वो बम फटा नहीं है, बाद में पुलिस को मिला भी है, मैं देख रहा हूँ, रिकवरी की है 2 बम को। उसके बाद जैसे रिवर्स करके हम लोग जो है प्लान करते हैं निकलने का, तब तक जो है गोलियां चलना शुरू होता है। एकदम फ्रंट पे मेरे आ करके 3 गोलियां मेरे जो है एकदम फ्रंट कांच के पास आके चलाया है। एक गोली जो है डायरेक्टली मेरे ड्राइवर को एकदम सर में यहाँ पे टच करते हुए निकला। दूसरी गोली हमारे पीछे बैठे हुए थे हमारे सहकर्मी, हमारे मित्र हैं, भाई हैं, रवि सिंह जी को। और तीसरी गोली जो है गाड़ी के सामने ही कांच में एकदम पड़ी हुई है, अभी भी सब लोग गाड़ी में देख पा रहे हैं। तो ये 3 गोलियां सामने से चलती है, बाकी अनगिनत गोलियां चलना शुरू होती है। चारों गाड़ी की स्थिति जर्जर हो जाती है। 500 मीटर रिवर्स में हम लोग गाड़ी करके भागे हैं
और वहीं पे पास में एसीपी खड़ा था लेकिन सामने नहीं आया। ये टोटली जो घटनाक्रम है ये 3 मिनट के अंदर जो है नहीं हुई है, ये पहले से प्री प्लान था। उन लोगों को पता था सुबह 8:30 बजे हमारा रैली होना है समर्थन में, वो जान रहे थे मैं जरूर अपने घर से निकलूंगा और इसी को जो है ध्यान में रखते हुए जैसे मैं निकला हूँ कोई ना कोई लोग जो है टिप दिए, चाहे वो पुलिस का आदमी हो चाहे कोई हो, और ये क्रिमिनल जो है सामने आया। जो भी क्रिमिनल थे वो सब जो यहाँ के जगत दल के एमएलए हैं सोमनाथ श्याम और बैरकपुर का जो यहाँ का एमपी है पार्थोमिक, इन्हीं के साथ जो है मिचिल मीटिंग में घूमने वाले लोग हैं, इन्हीं के साथ रहने वाले लोग हैं। इन लोगों ने टोटल अटैक किया है और इस पूरे घटना में यहाँ के सांसद और जगत दल एमएलए के साथ साथ पुलिस भी जुड़ी थे। आरिफ नाम है, नसीम नाम है, ठीक है, बक्का बोल के एक लड़का है, ठीक है, अंडा है, ये सब लड़के थे चिन्हित होकर के हमारे पास आए हुए हैं। हाँ, टोटली ये लोग जो थे और यही लड़के लोग जो है फ्रंट पे थे, लेकिन और भी लोग 50 से 60 लोग थे और सभी के हाथ में जो है बम और मशीन था। पुलिस टोटली ममता जी की है, टोटली ममता जी का होकर काम करती है। ममता जी तालिबानी शासन चलाती है यहाँ। गाड़ी में खून के निशान, शीशे पर गोलियों के निशान। क्या सच में दीदी की पार्टी के अराजक तत्वों का ही है यह काम? बैरकपुर में गोली चली है, एक बड़ी घटना हुई है और पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट भी किया है। कौन लोग हैं? नहीं, ऑलरेडी हम लोगों ने 8 लोगों को अरेस्ट किया है। लोग जो हैं इलाके के वासी हैं, उसी इलाके के लोग हैं और किन कारणों से गोली चली है वो हम ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है। बंगाल बंद के दौरान जितनी भी तस्वीरें आईं, उनमें एक चीज नोट करने वाली है और वो ये कि जहां जहां बीजेपी के नेता पहुंचे, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वहां वहां 2-2 हाथ करने की कोशिश की। अब सवाल उठता है कि क्या यह सब कुछ टीएमसी की टॉप लीडरशिप का ही फैसला था? क्या इरादा किसी न किसी तरह अराजक तत्वों को खुली छूट देने का था? शक इसलिए गहरा होता जा रहा है क्योंकि जिस दिन बंगाल के शहर शहर प्रोटेस्ट मार्च निकल रहे थे, बंद का असर दिख रहा था, उस दिन कोलकाता में टीएमसी की एक रैली हुई। टीएमसी के स्टूडेंट विंग को एड्रेस करते हुए ममता बनर्जी ने एक तरह से सीधे सीधे धमकी दे दी, टेट फॉर टैट वाली पॉलिटिक्स शुरू कर दी। আমরা বলেছিলাম বদল চাই, বদলা নয়। আজ বলছি ও কথা নয়, আজ বলছি যেটা করার দরকার সেটা আপনারা ভালো বুঝে করবেন। আমি অশান্তি চাই না, কিন্তু কুৎসব প্রচার চক্রান্ত করে যে আপনাকে রোজ কামড়াচ্ছে, আপনি তাকে কামড়াবেন না কিন্তু ফস্ত করতে পারেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছিলেন, একটা গোখরে সাপ তার কাছে গিয়ে বলেছিল, ঠাকুর তুমি তো আমাকে কামড়াতে বারণ করেছো, আমি কাউকে কামড়াই না, কিন্তু আমাকে অনেকে ইট মারে, আমার রক্ত পড়ে, আমার খুব কষ্ট হয়। ঠাকুর বললেন, শোনো তোমাকে আমি কামড়াতে বারণ করেছি, তোমাকে আমি ফোঁস করতে বারণ করিনি। আগামী দিন আপনাদের কাজ হচ্ছে চক্রান্তকারীদের মুখোশ খুলে দিয়ে ফোঁস করতে শিখুন, ফোঁস করতে শিখুন, ফাঁস করে দিন। ये वही ममता बनर्जी हैं जो किसी जमाने में बदला नहीं, बदलाव चाहिए की बात करती थी, बदलाव की समर्थक थी, लेकिन अब वही ममता बनर्जी अपने स्टांस से पीछे हटती दिख रही हैं और सीधे सीधे भड़काने वाला प्रयोग शुरू कर चुकी हैं। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने तो ममता बनर्जी की भड़काऊ भाषा के खिलाफ गृहमंत्री को चिट्ठी तक लिख दी। और अब बंगाल की यह स्ट्रीट फाइट नेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी फाइट बनती दिख रही है। संविधान खतरे में कैसे हो सकता है, इसकी आपको वानगी देखनी है तो पश्चिम बंगाल में देख लीजिए। जहां का मंत्री कहता है कि जो उंगली उठेगी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ वो तोड़ दी जाएगी, मिस्टर गुहा। जहां का सांसद कहता है कि ये लोग जो भी कार्य कर रहे हैं इनको अंजाम भुगतना पड़ेगा, अरूप चक्रवर्ती।
और जहां की मुख्यमंत्री कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो, मैं नहीं चाहती कि कैरियर खराब हो, और आप कल्पना करिए यदि ख्वाबों ख्यालों में इनकी केंद्र में सत्ता होती तो उंगली तोड़ दी गई होती, अंजाम भुगतवा दिया गया होता और कैरियर बर्बाद कर दिया गया होता। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यह कृत्य बहुत साफ दिख रहा है और कांग्रेस के ही नेता अधीर रंजन चौधरी जी तक बोल चुके हैं कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। मैं उस समय वो नेता प्रतिपक्ष थे, तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष ने जब यह शब्द प्रयोग किया था देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, आज वह बिल्कुल शब्दशः चरितार्थ होता दिख रहा है। बंगाल की बेटी के इंसाफ के लिए लड़ने वाले लोगों से दीदी की पार्टी इतनी तिलमिला गई है कि बदले की कार्रवाई अभी से शुरू हो गई है। दुर्गापुर में सीपीआई-एम में बमबारी की खबर आई है, आरोप टीएमसी पर लगा है। बीजेपी की बंगाल बंद वाली कॉल से टीएमसी पहले से ही भड़की हुई है। ऊपर से टीएमसी की टॉप लीडरशिप की तरफ से कही गई बदले की बात ने एक तरह से आग में घी डालने का काम किया है, लेकिन ममता बनर्जी तो इससे एक स्टेप आगे जा चुकी हैं। अब वो सीधे सीधे मोदी को धमकी देने लगी हैं, पूरे देश में आग लगाने वाली बातें कहने लगी हैं। ममता ने ये बातें ऑफ द रिकॉर्ड नहीं कही हैं, सब कुछ कैमरे पर कहा है। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। আমি এখনো বলি নরেন্দ্র মোদী আপনার পার্টি কতটা আমায় চেনে আমি জানি না, কিন্তু আমি এটা মনে করি যতই ফান্ডিং করুন, অনেককেই ফান্ডিং করছেন আপনারা, খবর আমরা রাখি। মনে রাখবেন ওই ফান্ডিংকে আমরা এন্ডিং করে দেবো, আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। চেয়ার দখলের লড়াই, ক্ষমতা থাকলে ভোটে যাও, গুলি নয়, ডেড বডি নয়, লাশ নয়, ক্ষমতা তোমাদের হাতে। কেন করছো না ফাঁসির জন্য, যে এইসব ধর্ষণ করলে ফাঁসি হবে? কেন এই আইনটা করছো না? ममता के इस बयान के बाद पूरे हिंदुस्तान का सियासी पारा गर्म हो चुका है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहली लाइन में ही लिख दिया कि दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की, हमें लाल आंखें मत दिखाइए, भारत को मत जलाइए। एक तरह से अब ये फाइट एनडीए बनाम इंडी की बनती दिख रही है। ममता के विवादित बयान के बाद एनडीए गुट ने भी अपनी पॉलिटिकल लाइन ले ली। पश्चिम बंगाल में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। वहाँ अराजकता का माहौल है। हम सबों को आश्चर्य होता है कि वहाँ की मुख्यमंत्री महिला हैं और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ अगर प्रदर्शन होता है तो वो पानी का बौछार करती हैं, लाठीचार्ज करवाती हैं, टीयर गैस छोड़वाती हैं। तो ये है, और उनको यही भी आप भूल गई कि इसी के बल पर वो सत्ता में आई। तो जो काम पहले सीपीएम के लोग करते थे वही काम अब वो कर रही है। अगर आज के समय में हिटलर के बाद कोई तानाशाह हुआ है तो ममता जी है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ ममता कहे वही सही, न खाता न बही, जो ममता जी कहे वही सही। तो ये बहुत शर्म की बात है कि जहाँ महिला मुख्यमंत्री है वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री अपराधियों के साथ है। तो ऐसी मुख्यमंत्री को कुर्सी पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं। बंगाल की बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई में इस वक्त पूरा देश एक तरफ है, बंगाल की सरकार एक तरफ है, ऊपर से टीएमसी ने इसमें नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स मिक्स कर दी है। अब महामहिम राष्ट्रपति ने भी बंगाल मामले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दे दी है, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
जैसे ही एनफ इज एनफ कहा, दीदी की पार्टी ने इसमें भी पॉलिटिकल लिंक ढूंढकर राष्ट्रपति के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिया। ये राष्ट्रपति महोदय अभी क्यों बोल रहा है? बंगाल में हुआ इसलिए अभी क्यों बोल रहा है? उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज, बिलकिस, मध्य प्रदेश, मणिपुर में कहां थे आप? महाराष्ट्र, बदलापुर, उत्तराखंड, कोई स्टेटमेंट नहीं आया राष्ट्रपति महोदय का। कहां थे राष्ट्रपति महोदय? कहां थे तब? क्यों चुप थे आप? अभी बंगाल में हुआ है, ये एक सोशल क्राइम है, बंगाल में हुआ है, इसलिए आपका ज्यादा चिंता हो रहा है। लेकिन जब भाजपा स्टेट्स में होता है तब आपका स्टेटमेंट नहीं आता। हम आपको रिस्पेक्ट करता है, भाजपा लीडर जैसे स्टेटमेंट मत कीजिए, ये आपसे हमारा रिक्वेस्ट है। कुल मिलाकर कहें तो बंगाल की सरकार पहले दिन से जिस तरह से इस मामले पर रिएक्ट कर रही है, बंगाल की पुलिस जिस तरह से लाठी डंडों, आंसू गैस से प्रदर्शनकारियों पर हमले कर रही है, और दीदी जिस तरह एफआईआर की बात करके इशारों ही इशारों में डॉक्टर्स को धमका रही हैं, उसने बंगाल सहित देश के कोने कोने में डॉक्टर्स कम्युनिटी को एकजुट कर दिया है, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बंगाल की टीएमसी सरकार पर पड़ना तय है।